आज हम बात करेंगे सीटेट सीडीपी जुलाई 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। हम जाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। कई सारे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कई सारी अलग अलग बातें बच्चों के बारे में दी हैं। तो हमें ये बताना है कि वो कौन से मनोवैज्ञानिक हैं इनमें से जिन्होंने कहा था कि जो बच्चों का चिंतन होता है वो गुणात्मक रूप से जो वयस्क लोग होते हैं यानी जो बड़े लोग होते हैं उनकी अपेक्षा डिफरेंट यानी कि अलग होता है। तो ऑप्शन ए है हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन बी है लॉरेंस कोहलबर्ग, ऑप्शन सी है जीन पियाजे, ऑप्शन डी है लेव वाइगोत्स्की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीन पियाजे। ये बात किसने कही थी? जीन पियाजे जी ने कही थी। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं दी थी और चारों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछी जाती हैं। अगर आप सीटेट में बेटर करना चाहते हो तो जीन पियाजे को पढ़ के जाइएगा और लेव वाइगोत्स्की जी को, ठीक है। ये जरूर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। पहली दी थी संवेदीगामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक थी। दूसरी दी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक थी। तीसरी दी थी मूरत संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक थी, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते थे। और चौथी अवस्था उन्होंने दी थी अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसे आमूरत संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। 11 से 18 वर्ष तक या उससे अधिक थी, ठीक है। तो कितनी अवस्थाएं दी हैं? 4 दी हैं। कौन कौन सी दी है? तो पहली है संवेदीगामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूरत संक्रियात्मक अवस्था, चौथी है आमूरत संक्रियात्मक अवस्था। पहली कब से कब तक है? तो 0 से 2 वर्ष तक है। दूसरी कब से तब कब तक है? तो 2 से 7 वर्ष तक है। तीसरी कब से कब तक है? तो 7 से 11 वर्ष तक है। और चौथी कब से कब तक है? तो 11 से 18 या उससे अधिक से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। देखो है और नहीं है, इस पर ध्यान रखना होगा क्योंकि एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तो इसने हमसे पूछा है नहीं है कौन सी? प्रतिकूल परिस्थितियाँ, मतलब अलग अलग परिस्थितियाँ और ऐसे बच्चे जो वंचित पृष्ठभूमि से, ऐसी पृष्ठभूमि जिससे बच्चे वंचित रहते हैं, उस वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। पहली पद्धति है कि विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता को उपलब्ध कराना। विद्यार्थियों को ऐसी संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए कैसे करना? अभिप्रेरित करानी, उन्हें मोटिवेट करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता को उपलब्ध कराना। दूसरा कह रहा है कि कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। विद्यार्थियों को क्या करना कि एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना, हाँ ये तो कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं को और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। ये भी बहुत अच्छी बात है। ये जो अधिगमकर्ता हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, टॉक करेंगे उनसे, तो हमें पता चल पाएगा डिस्कशन करने से कि उनकी प्रॉब्लम है क्या और किस तरह से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है तो इसको भी कर सकते हैं, और लेकिन इसने हमसे पूछा था नहीं। तो और अगला चौथा वाला कह रहा है कि अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। बहुत ही ज़्यादा गलत है ये। हाँ, पहले ही बता दिया गया है कि जो बच्चे हैं उन्हें ट्यूशन पढ़ाने के लिए हमें बाहर जो है वो नहीं कहना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो जो सरकारी टीचर हैं वो बाहर ट्यूशन पढ़ा ही नहीं सकते अपने बच्चों को, तो बिल्कुल गलत ही है। और अभी सभी के लिए अनिवार्य होता है, आप भी अगर एक टीचर हैं तो आप बच्चों को बाहर ट्यूशन पढ़ाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो ट्यूशन पढ़ाने की कहना जिससे कि उन पर अधिक ध्यान क्यों देंगे? आप एक टीचर हैं, आपका कर्तव्य है कि आपके लिए जितने भी बच्चे हों वो क्या हो, एक समान हो, सभी की शिक्षा एक समान हो, सभी को एक तरह से पढ़ाएं, किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना करें, चाहे कैसे भी बच्चे हों। तो अगर बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर है तो विद्यालय में ही उसे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा उस पर अधिक ध्यान दे देना चाहिए, उसे आगे बैठा देना चाहिए, उसे थोड़ा अच्छे से समझा देना चाहिए। ये सब हम कर सकते हैं, लेकिन अलग ट्यूशन पढ़ाने के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। और हमसे नहीं पूछा था तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे आमूरत संक्रियात्मक अवस्था में, मैंने आपसे कहा था कि जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की को याद कर लेना क्योंकि सीटेट के एग्जाम में इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला है कि संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है,
ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। ऑप्शन सी है कि परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। और ऑप्शन डी है कि केंद्रीकरण और अनुतर्कमणि सोच से आबद्ध हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे होते हैं, मुहूर्त पूछा, जीन पियाजे की कितनी अवस्थाएं थी? 4 थी। मैंने आपको बताया था कौन कौन सी थी। एक थी संवेदीगामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक थी। एक थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक थी। और ये संवेदीगामक वाली सीटेट की प्रीवियस ईयर में पूछी गई थी, तो याद रखना, चारों अवस्थाएं याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर थी मूरत संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक थी, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते थे। और चौथी थी अमूरत संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, जिसे हम अमूरत संक्रियात्मक अवस्था को अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। और यही पूछा है कि इसके अनुसार बच्चे इस अवस्था में कैसे होते हैं, तो परिकल्पनात्मक, परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में कैसे होते हैं? समर्थ होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास, ऑप्शन होता है कि में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन बी है अनियमित और असंबद्ध होता है। ऑप्शन सी है धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। और ऑप्शन डी है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो बताइए बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसे होता है? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल्यावस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बाल केंद्रित कक्षा बे है, जिसमें पूछ रहा है कि बाल केंद्रित कक्षा कैसी होती है। तो पहला है कि बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। बिल्कुल गलत बात है। पुरस्कार और दंड इसका तो हम प्रयोग करेंगे ही नहीं। क्यों बच्चों को दंड देंगे? दंड देना तो मना ही है। और पुरस्कार भी हम बेमतलब में क्यों? ऐसे बच्चे ऐसे हो जाएंगे, लालची हो जाएंगे ना। तो बाल केंद्रित कक्षा वैसी कक्षा नहीं होती है जिसके व्यवहार को निर्देशित करने के लिए, यानी कि बच्चों को समझाने के लिए पुरस्कार का प्रयोग करें। तो ये तो गलत है ना। तो पहला वाला तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। कितना अच्छा आंसर है। अगर आप एक टीचर हैं और आप अपनी क्लासरूम को कैसे बनाना चाहते हैं? बाल केंद्रित बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं उनको हमें पूरा करना होगा। ठीक है। और कठोरता नहीं लानी होगी, हमें लचीलापन लाना होगा। अध्यापक कैसा होगा? लचीला होगा। लचीला का मतलब होगा कि स्ट्रिक्ट ना होकर वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा। ठीक है। सभी बच्चों की बातों को मानेगा, अच्छे से उनसे व्यवहार करेगा, ना कि उन्हें डांटेगा, ना कि उन्हें मारेगा। ठीक है। तीसरा है कि अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करते हैं। गलत है। क्यों? सिर्फ पाठ्य पुस्तक को प्रयोग करेंगे तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा नहीं हो जाएगी, बाल केंद्रित कक्षा कैसे होगी? तो ये भी गलत है। और चौथा कहना है कि अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। बिल्कुल गलत बात है। वर्गीकृत को हमें बच्चों को कभी करना ही नहीं है। हमें सभी बच्चों को एक साथ अच्छे से शिक्षा देनी चाहिए, ना कि उन्हें अलग थलग कर देना चाहिए। तो वर्गीकृत करेंगे नहीं, पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करेंगे नहीं, क्या करेंगे? अध्यापक को होना चाहिए लचीला, यानी कि सॉफ्ट होना चाहिए, और प्रत्येक बच्चे की जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करना चाहिए। इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई डैश है। ऑप्शन ए है संकेत प्रयोग विज्ञान, प्रैग्मेटिक्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन बी है वाक्य, ऑप्शन सी है रूपिम, ऑप्शन सी है स्वनिम। तो बताइए भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, स्वनिम। स्वनिम जो है सबसे छोटी इकाई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डेश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए है कम से कम, ऑप्शन बी है पूर्ण, ऑप्शन सी है उच्च, ऑप्शन डी है मध्यम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च। बुद्धि लाभांश समानता उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, जो सफल समावेशन होता है उसको कई सारी चीज़ों की ज़रूरतें होती हैं। सिवाय पूछा मतलब इसको छोड़कर, तो किसको छोड़कर?
ऑप्शन ए है अभिभावकों की भागीदारी, ऑप्शन बी है क्षमता संवर्धन, ऑप्शन सी है संवेदनशील बनाना, ऑप्शन डी है पृथक्करण। मैंने आपको पहले बताया गया था किसी भी चीज़ में पृथक्करण की आवश्यकता ही नहीं होगी, जबकि अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील इनकी सबकी ज़रूरतें होगी, लेकिन पृथक्करण की नहीं होगी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये नहीं होगी, बल्कि ये अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील ये सभी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए है कि विद्यालय द्वारा बच्चों को एकीकृत करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घर से बच्चों को लेकर आए, यानी कि जो विद्यालय है उसमें बच्चों की डेली उपस्थिति यानी कि बच्चे डेली स्कूल आएँ, उसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए, सब बढ़ावा देने के लिए हम कौन सा तरीका अपना सकते हैं। तो पहला तो ये है कि सबको जितने भी बच्चे हैं उनको एकत्र करने के लिए विद्यालय में हम क्या करें, एक व्यक्ति को नियुक्त कर दें कि जो है ये प्रतिदिन घर से बच्चों को लेकर आएगा। जैसे कि अब क्या है कि स्कूलों में जैसे लेकर आने के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए, जितने भी बच्चे हैं उन सबके घर जाए, उन बच्चों को लेकर आए। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना, बेचारा एक व्यक्ति कैसे सभी बच्चों को लेकर आ सकता है, तो ये तो गलत है। दूसरा है कि बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 देना। 5 देने का मतलब क्या होता है कि प्रतिदिन बच्चों को जो स्टार्स वगैरह हैं वो देना, 5 स्टार्स देना या फिर अलग अलग चीज़ें देना जिससे बच्चे आकर्षित हो सकें। बिल्कुल गलत है, ये तो बच्चों को आकर्षित करने के लिए ना, तो ये भी नहीं कर सकते, इससे बच्चे लालची बन जाएंगे ना। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि आवासीय विद्यालय खोलना, हाँ ये कर सकते हैं। आवासीय विद्यालय खोलने का मतलब होता है कि उसके आस पड़ोस में ही विद्यालय खोल देना, आवासीय विद्यालय इन्हें कहते हैं। बच्चों जो होंगे उनके पड़ोस में होंगे तो बच्चे डेली आ सकेंगे, उन्हें दूर जाने से, तो वो गाँव में कैसे नहीं होता है कि स्कूल से होते हैं वो काफ़ी दूर हो जाते हैं, उन्हें बच्चों को छोड़ने के लिए या तो गाड़ी लगती है बच्चों की, या तो उनके जो पिता है वो छोड़ कर आते हैं, और जो कभी कभी तो अगर पिता ना हो तो माता छोड़ कर आती है, चाचा छोड़ कर आते हैं, मतलब भाई छोड़ कर आते हैं, अलग अलग लोग छोड़ कर आते हैं। लेकिन आवासीय विद्यालय होगा तो बच्चे खुद जा सकेंगे विद्यालय, तो ये सबसे अच्छा है। लेकिन चौथा भी देख लेते हैं कि बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति ना देने की कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए। बिल्कुल गलत बात है, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, इसको दंडनीय अपराध बनाया जाए। और सजा किन्हें देंगे, बच्चों को, बच्चे के ऊपर कोड़े चलाए जाएंगे या पुलिस का डंडा चलेगा। कितना बकवास बात है, बच्चों को थोड़ी ना, इतने छोटे बच्चों को हम दंडित कर सकते हैं, ये थोड़ी ना करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। तो आवासीय विद्यालय खोलना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा हो सकता है। विद्यालय में अगर लिंग भेदभाव हो रहा है, यानी कि लड़का और लड़का हैं दोनों से भेदभाव कर रहे हैं, इसे लिंग भेदभाव कहते हैं, जो जेंडर के आधार पर किया जाता है, उससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो रहा है, सर्वोत्तम तरीका, मतलब सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। ऑप्शन है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाएं और कड़ाई से उसका पालन करें। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम आज तक कोई ऐसा नियम है जिसको व्यक्ति ने माना हो, बच्चे हैं या बड़े हैं, कोई भी नियम को मानना नहीं चाहता, वैसे भले मान लेंगे, लिख दो कि ये नियम है इस घर का या कहीं का, तो नियम नहीं माने जाएंगे। नियम के नाम पर बच्चों को या बड़े लोगों को क्या होता है, नहीं मानना है और कड़ाई से उसका पालन करना। कड़ाई से कैसे आप पालन करेंगे, कड़ाई से मतलब होता है कि हर हाल में उसको पालन ही करना, चाहे मार कर किया जाए, चाहे पीट कर किया जाए, ऐसे तो आप कर नहीं सकते। तो पहला तो अच्छा नहीं है। दूसरा कह रहा है कि संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। अरे आज तो आप कह रहे हैं कि लड़के और लड़कियों दोनों को एक बराबर रखें, फिर आप पक्षपात करने गए, लड़कियां कम होंगी संगीत में, लड़के अधिक होंगे, ऐसा नहीं आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात व्यवहारों का अधिसंज्ञान। हाँ, ये बहुत अच्छा है कि शिक्षकों द्वारा क्या करना, उनके लिंग पक्षपात व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना। और चौथा है पुरुष और महिला शिक्षकों का समान संख्या में भर्ती कराना। ये नहीं कर सकते आप, पुरुष अधिक भर्ती करा लो, महिला अधिक भर्ती करा लो या समान संख्या में करा लो, इससे तो नहीं होगा, ये अपने हाथ में थोड़ी ना होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्चा जो डेज से ग्रस्त है और ये सा और बाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। मतलब एक बच्चा है वो जब सा होता है और बाज होता है तो उनमें क्या कर पाता है, अंतर ही नहीं कर पाता है। उल्टा उल्टा है ना, जो
न्यूक्लियर है और जो अनक्लियर है उसमें भी अंतर नहीं कर सकता क्योंकि सेम सेम है, तो वो किससे ग्रस्त है? ऑप्शन ए है डिसलेक्सिमिया, ऑप्शन बी है डिसमोर्फिमिया, ऑप्शन सी है डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी है शब्द जॉवलिंग विकार। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिसलेक्सिया। आपने एक मूवी का नाम जब भी आता है, सीडीपी आप जब भी पढ़ते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सिर्फ एक ही मूवी का नाम आता है याद, और वो कौन सी है? तारे जमीन पर और ईशान अवस्थी। ये एग्जाम्पल हर कोई लेता है क्योंकि उसको ही डिसलेक्सिया था ना, वो शब्दों को उड़ते हुए देखता था, शा को बाज, बा को साज पढ़ता था, और वो अनक्लियर ऊपर की किसी भी चीज़ में डिफरेंस नहीं कर पाता था क्योंकि उसे डिसलेक्सिया था। यानी कि जब बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है तो उसे डिसलेक्सिया होता है। शाह है और बाज है, एक जैसा लग रहा है ना, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, क्यों? ये उसका उल्टा है। लेकिन लोग जब पढ़ेंगे और इन दोनों में कोई डिफरेंस ना लगे, न्यूक्लियर अनक्लियर में कोई डिफरेंस ना लगे, तो उसे डिसलेक्सिया होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों, एक ऐसा विद्यालय जो सशक्त है, वो अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो कई सारी योग्यता है, वो किसे किस में सर्वाधिक बढ़ावा देगा? ऑप्शन ए है परीक्षण करने की प्रवृत्ति, ऑप्शन बी है स्मृति, ऑप्शन सी है अनुशासित स्वभाव, और ऑप्शन डी है प्रतिस्पर्धात्मक अभिव्यक्ति। तो किसको बढ़ावा सबसे ज़्यादा देगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धात्मक अभिव्यक्ति। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किशोर देश का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन ए है आत्मसिद्धि के भाव, ऑप्शन बी है जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, ऑप्शन सी है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, ऑप्शन डी है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। तो किशोर देश का अनुभव कर सकते हैं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डेस होता है। अभी आपने देखा था कि साको बाज और अनक्लियर को न्यूक्लियर पढ़ रहा था तो उसे तो डिसलेक्सिया था, लेकिन एक ऐसा बच्चा जो शारीरिक रूप से अक्षम है, ऐसे बच्चों को सामान्यतः डेस होता है। ऑप्शन ए है डिसलेक्सिया, ये तो नहीं होगा, तो पढ़ने से संबंधित है। ऑप्शन बी है डिसमाफिया, ऑप्शन सी है डिसथीमिया, ऑप्शन डी है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जोड़ घटाना गुणा भाग यानी मैथमेटिक्स से संबंधित प्रॉब्लम होती है। मैंने आपको बताया था जहाँ कैलकुलेटर करने में प्रॉब्लम होती है उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। ठीक है, डिसलेक्सिया जहाँ पढ़ने से संबंधित होती है ये भी नहीं होगा। लेकिन इसने हमसे ये पूछा है कि शारीरिक रूप से कैसा है? अक्षम है। ऐसे बच्चों को क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिसमाफिया। ठीक है, ऐसे बच्चों को डिसमाफिया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? यानी कि लेव वाइगोत्स्की ने कहा कि समाज की संरचनाई सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले जो शिक्षक हैं उसके लिए आप बच्चों के आकलन के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए सहयोगी प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी है मानकीकृत परीक्षण, ऑप्शन सी है तथ्यों पर आधारित प्रत्यय स्मरण के प्रश्न, और ऑप्शन डी है वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सहयोगी प्रोजेक्ट। देख लेना है। हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। हमारा इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी कक्षा की व्यक्तित्व विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, यानी कि अपने क्लासरूम की जो अलग अलग भिन्नताएं होती हैं अगर उनसे बच्चों में उन सबसे निपटना है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, ऑप्शन बी है बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग कर उनको नामित करें। ये तो नहीं कर सकते, ये बच्चों को अलग थलग कर दे। मैंने आपको कितनी बार बताया कि बच्चों को कभी अलग थलग नहीं करना है, सभी बच्चों को क्या समझना, एक समान समझना है और एक समान समझ कर ही उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, तो उन्हें अलग थलग तो करना नहीं चाहिए। और मानक, ये मानक आ गया है ना, ये भी और नेगेटिव में आएगा, तो मानक तरीकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कह रहा है कि लोगों से बातचीत कर उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। हाँ, ये कर सकते हैं। यहाँ पे अगर एक टीचर हैं और अलग अलग डिफरेंट जगह से बच्चे आए हैं और अलग अलग जगह से जो स्टूडेंट्स हैं
चाचा बुआएं हैं उनकी विभिन्नताएं अलग अलग है, तो उनसे बातचीत कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं और उनका जो दृष्टिकोण होता है उसको महत्व दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चौथा भी कह सकते हैं। चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम का पालन करें। बिल्कुल गलत है। मैंने आपसे कहा था कि टीचर को बच्चों का मित्र बनकर रहना चाहिए, ना कि शत्रु। वो कभी कठोर नियम नहीं अपना सकता, वो उसके लिए एक सरल नियम अपनाएगा। ठीक है, और ना ही उसको वो अलग करेगा और ना ही इसके लिए वो मानकीकृत करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को क्या दें, महत्व दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCERT यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए है सत्तावादी, ऑप्शन बी है अधिनावकी, ऑप्शन सी है अनुमति परक और ऑप्शन डी है सुविधादाता। ओ गॉड, सीटेट में की हिंदी तो पहले देख लो किस तरह की बन जाती है। अधिनावकी, अनुमति परक आदि तो बच्चों के दिमाग में ही नहीं फंसती है, तो आपको सीटेट की हिंदी है वो अच्छे से कर जानी है, क्योंकि हिंदी के इसके टर्म जो है वो इंग्लिश में अगर आप अच्छे से हो जाएंगे आपका तो सही रहेगा, क्योंकि हिंदी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो बताइए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCERT 2005 के अनुसार शिक्षक की कैसी भूमिका होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुविधादाता। कैसा होना चाहिए टीचर को? सुविधादाता होना चाहिए। ठीक है, बच्चों के लिए सुविधादाता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विभिन्न कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के आगमन ऑप्शन ए पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, ऑप्शन बी है का एकमात्र निर्धारक होती हैं, ऑप्शन सी है के साथ संबंधित नहीं जाननी चाहिए, ऑप्शन डी है पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती हैं। तो बताइए कि जो रिसर्च होती है वो हमें क्या सुझाव देती है? एक विविध कक्षा में आपके जो विद्यार्थी होते हैं उसमें शिक्षिका की जो अपेक्षाएं होती है विद्यार्थियों के आगमन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। बिल्कुल सही बात है। ये अनुसंधान सुझाते हैं कि विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं पर महत्वपूर्ण विद्यार्थियों के आगमन पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुनने में असमर्थ बच्चा यानी ऐसा बच्चा जो कि सुनने में असमर्थ यानी उसे सुनाई नहीं देता हो, तो ऑप्शन ए है श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। गलत है। ये हमसे कहने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा बच्चा जिसे सुनाई नहीं देता है उसे हम साधारण स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहिए, उसे हमें ऐसे स्कूल में पढ़ाना चाहिए जहाँ श्रवण दोष वाले यानी जैसे बच्चे जिन्हें सुनाई ना देता हो वही बच्चे सिर्फ पढ़ते हो, तो सिर्फ उन्हीं स्कूलों में भेजें, नियमित विद्यालय में नहीं। तो इसको हम बढ़ावा नहीं देंगे, हम तो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देते हैं ना। समावेशी शिक्षा होती क्या है? एक ऐसी कक्षा जिसमें सामान्य बच्चे और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि जिन्हें श्रवण दोष होता है, किसी को दिखाई नहीं देता सही से, किसी को मतलब पैरों से सही से चल नहीं सकते, तो अलग अलग दोषों वाले बच्चे भी होते हैं और सामान्य बच्चे भी होते हैं। जब दोनों बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं समावेशी शिक्षा, उस कक्षा को कहेंगे समावेशी शिक्षा। तो वहाँ शिक्षा हमें देनी चाहिए, ठीक है, ना कि हमें उन्हें नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। तो पहला गलत हो गया है। दूसरा कह रहा है कि केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएंगे, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए। एक तो केवल लग गया, हटा ही दो। फिर कह रहा है कि अकादमिक शिक्षा से उन्हें कोई लाभ ही नहीं मिलेगा, उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दे। बिल्कुल गलत है, सब कुछ निगेटिव में ही कह रहा है और बच्चों के लिए इतना निगेटिव में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है जिसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध करा जाए। कितना प्यारा ऑप्शन है, ये हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, सीटेट में एक खास बात ये होती है कि कुछ ऑप्शन इतने अच्छे होते हैं कि अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा फिर भी आपको पता चल जाएगा। यही इतना अच्छा है कि हमें जो नियमित विद्यालय होते हैं यानी कि ऐसा विद्यालय जब बच्चे विशेष आवश्यकता वाले और सामान्य बच्चे दोनों एक साथ पढ़ते हैं, अगर उसमें ही अगर हम बच्चों को उपयुक्त सुविधा देकर और साधन उपलब्ध कराकर उनका जो मतलब जैसे कि उन्हें दिखाई ना दे देता अच्छे से, तो हम क्या कर सकते हैं कि उनके लिए हम ब्रेल लिपि का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही उन्हें सुनने के लिए सुनने वाली शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, जो सुनाई अच्छे से दे, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। साथ ही जिन्हें सुनाई नहीं देता है उनके लिए हम दृश्यात्मक विधि का प्रयोग कर सकते हैं और ठीक है आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं और अलग अलग डिफरेंट बच्चों की जो एबिलिटीज़ हो, अलग अलग बच्चों में जो दिक्कतें होती हैं उनके हिसाब से हम वर्क कर सकते हैं, उनको सुविधा प्रदान कर सकते हैं, तो अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। अगला कह रहा है कि नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। बिल्कुल गलत है, क्यों नहीं कर सकेगा? कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें दिक्कतें होती हैं फिर भी वो अपने में बहुत कुछ कर जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ऑप्शन ए है कि अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। एक जो टीचर है वो अपनी प्राइमरी लेवल का जो क्लासरूम है उसमें अपने अधिगम यानी कि लर्निंग को कैसे बढ़ा सकती है कि वो छोटी छोटी कोई भी छोटा छोटा काम किया उसके लिए क्या कर दे, उपलब्धि के लिए उसे पुरस्कार दे दे। बिल्कुल गलत बात है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्हें पुरस्कार देते फिरेंगे तो बच्चे तो लालची हो जाएंगे ना। वो तो क्या करेंगे, छोटा सा वर्क भी करेंगे फिर वो क्या लालसा करेंगे कि उन्हें पुरस्कार मिल जाए, तो इसको नहीं बढ़ावा देना चाहिए। हील और अभ्यास के द्वारा, ड्रिल और अभ्यास, हील नहीं ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। तीसरा कह रहा है कि अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। बिल्कुल नहीं, कंपटीशन को तो हमें बढ़ावा देना ही नहीं चाहिए। और चौथा कह रहा है कि विषय वस्तु में विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित तरीके से। कितना अच्छा है, सबसे अच्छा तो यही हमें मिल गया कि जो उसकी विषय वस्तु है उसको क्या कर दो कि विद्यार्थियों का जो जीवन है उसकी लाइफ है उसके साथ संबंध कर दो। अगर उसके साथ वो संबंधित हो जाएगी तो वो अच्छे से सीख जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे जीवन से जो भी कुछ रिलेटेड होता है उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं जल्दी से। आपने कुछ भी देखा होगा कि कोई मूवी है, कोई वेब सीरीज है या कुछ भी जीवन में ऐसा है जो आपसे कनेक्ट हो रहा है, आप ना चाहते हुए भी उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो ऐसे ही हम विद्यार्थियों के जीवन से उसे जोड़ देंगे, संबंध कर देंगे उसके साथ, तो वो उसे अच्छे से सीख जाएगा। ठीक है, उसके लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। ऑप्शन ए निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी है शारीरिक दंड, ऑप्शन सी है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम और ऑप्शन डी है प्रतियोगितात्मक कक्षा। तो बताइए इसमें से कौन सा जो विद्यालय की प्रथा का है। शारीरिक दंड बिल्कुल नहीं देना चाहिए हमें, प्रतियोगात्मक कक्षा इसको भी नहीं देना चाहिए, तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम सही हो जाएगा। देखो इसने हमसे पूछा है कि प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है, तो अगर लगातार लोगों की तुलना करते रहेंगे तो बच्चे कैसे सीख पाएंगे। वो तो कहेंगे दूसरे के साथ तीसरे की तुलना कर दो, पहले की दूसरे की, दूसरे से तीसरे की, तीसरे की पहले से, ऐसे तुलना करेंगे तो उसके अंदर कुछ भी डेवलप नहीं होगा ना दिमाग को। बिल्कुल भी तो ये नहीं कर सकते। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा है कि व्यक्ति सापेक्ष अधिगम ऐसी लर्निंग कराएं जो व्यक्ति के लिए हो जरूरी। शारीरिक दंड देने से उनके अंदर क्या होगा, बुद्धि और भी ज़्यादा उनकी घटती चली जाएगी। क्योंकि क्या देखा है आपने कि किसी बच्चे को प्यार से समझाओ तो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, और वहीं उन्हें डांट डपट के समझाओ ना तो वो बात उन्हें समझ भी नहीं आती बच्चों को। तो बेचारे छोटे से बालक होते हैं ना, तो ऐसा भी नहीं कर सकते, ना ही प्रतियोगिता कक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट हो जाए उसके लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा होगा। ऑप्शन ए है जन्म पूर्व का समय। कितनी गलत बात है, बच्चे ने जन्म ही नहीं लिया उससे पहले ही भाषा की उसे डेवलपमेंट करवा दो अच्छे से, तो बिल्कुल गलत है। फिर कह रहा है मध्य बचपन का समय। तीसरा है वयस्कावस्था। वयस्कावस्था भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तब उसके अंदर कैसे वो संवेदनशील बन पाएगा। चौथा कह रहा है कि प्रारंभिक बचपन का समय। संवेदनशील समय कौन सा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रारंभिक बचपन का समय सबसे सही होता है। प्रारंभिक बचपन में जो बच्चे होते हैं वो भाषा को डेवलपमेंट अच्छे से कर सकते हैं, भाषा का विकास उनमें हो सकता है अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। एक जो 6 वर्ष की लड़की है वो क्या करती है कि खेल कूद में बहुत ही अच्छा कर रही है, उसके माता पिता हैं दोनों खिलाड़ी हैं और उसे भी क्या दे रहे हैं, नित्य यानी कि जो डांस वगैरह है उसको प्रशिक्षण करने के लिए भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच में परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो क्या क्षमता किसकी अधिक है, तो ऑप्शन ए है आनुवंशिकता और पर्यावरण, ऑप्शन बी है वृद्धि और विकास, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, ऑप्शन डी हमारा है अनुशासन और पौष्टिकता। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए आनुवंशिकता और पर्यावरण। जो लड़की है आपने देखा है कि वो उसके माता पिता क्या हैं, खिलाड़ी हैं और उसको डांस करने के लिए भेजते हैं, तो ये तो आनुवंशिकता से उसे मिला होगा कि उसके जो खिलाड़ी हैं तो उसके अंदर भी ऐसी चीज़ें उत्पन्न हुई होंगी, ऐसी चीज़ें उसके अंदर भी डेवलप हुई होंगी और पर्यावरण के साथ वो डांस वगैरह करना भी सीख जाएगी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण के गुण वाहक हो सकते हैं। ऑप्शन ए है परिवार और पास पड़ोस, ऑप्शन बी है विद्यालय और पास पड़ोस, ऑप्शन सी है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, ऑप्शन डी है परिवार और रिश्तेदार। तो समाजीकरण के गुण वाहक कौन कौन से हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्यालय और पास पड़ोस। विद्यालय यानी कि हमारा जो स्कूल होता है, पास पड़ोस होते हैं वो हमारे समाजीकरण सोशलाइजेशन के कैसे वाहक हो सकते हैं, गुण वाहक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण ऑप्शन ए है संतुलन है, ऑप्शन बी है सामाजिक अन्योन्य क्रिया है, ऑप्शन सी है मानसिक प्रारूपों स्कीमाज का समायोजन है और ऑप्शन डी है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है उसका मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग से भी। तो हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम लेव वाइगोत्स्की के क्वेश्चन लेंगे, एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे जिसमें हम जीन पियाजे के सिर्फ क्वेश्चन लेंगे और एक प्रैक्टिस सेट में सिर्फ लॉरेंस कोहलबर्ग के। इसके अतिरिक्त जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हर बार प्रैक्टिस सेट पूछे गए हैं, हर बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो उसका भी एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे अपने एग्जाम में, आपके एग्जाम में, जिससे आप बेटर कर सकें। ठीक है, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ऑप्शन बी है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ऑप्शन सी है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास और ऑप्शन डी है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जीन पियाजे के अनुसार जो लर्निंग होती है उसके लिए शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन अत्यंत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी कि स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन, नवीन जानकारी के आधार पर जो पुरानी योजनाएं होती हैं उनमें संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होती हैं। इन दो प्रक्रियाओं को किस रूप में जाना जाता है। तो मैंने आपसे कहा था कि जीन पियाजे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इनका क्वेश्चन देख लीजिएगा। ऑप्शन ए है कि समायोजन और अनुकूलन के रूप में, ऑप्शन बी है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, ऑप्शन सी है साम्यीकरण और संशोधन के रूप में और ऑप्शन डी है समावेशन और समायोजन के रूप में। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी समावेशन और समायोजन के रूप में। ठीक है, जो हमारे जीन पियाजे थे इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। पहली थी संवेदीगामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक थी, दूसरी दी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक थी, तीसरी थी मूरत संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक थी और चौथी थी आमूरत संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 18 या उससे अधिक थी। ये चारों याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। इसके द्वारा क्या है कि जो निजी विद्यालय होते हैं यानी प्राइवेट स्कूल जो होते हैं उसमें आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए बच्चे होते हैं उनके लिए क्या होते हैं कि कुछ सीटें होती हैं उसमें दाखिले का क्या होता है प्रावधान होता है। तो इन छात्रों के समावेशन के लिए एक शिक्षा शास्त्र के कौन सी तरीके अपनाने चाहिए शिक्षक को। तो हमारा ऑप्शन भेदभावात्मक डिस्क्रिमिनेशन, तो ये तो गलत हो जाएगा। पहले ही आपने कह दिया कि भेदभाव करो बच्चों के साथ, जो अलग हैं, जो अलग पृष्ठभूमि से हैं उनके साथ अलग बात व्यवहार करो, जो अलग पृष्ठभूमि से हैं उनके साथ अलग करो, नहीं सबके साथ अलग अलग व्यवहार, ये तो गलत हो जाएगा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा है अलगावात्मक यानी कि सेग्रेगेशन, ये भी नहीं करना चाहिए, बच्चों का अलग थलग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तीसरा है साम्यता पर आधारित इक्वालिटी, हाँ ये कर सकते हैं आप, समानता पर आधारित ऑप्शन सी सही है। समानता पर आधारित इक्वालिटी ये भी नहीं, सही आंसर हमारा ऑप्शन सी ही हो जाएगा साम्यता पर आधारित। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार ऑप्शन ए है कि बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है। निष्क्रिय नहीं, सक्रिय होगा तो निगेटिव तो होगा ही नहीं, गलत है, हटा दो। पैसिव नहीं, एक्टिव होना चाहिए। दूसरा है कि बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती, ये भी गलत है। क्यों नहीं होती? बच्चों के अंदर बहुत कैपेसिटी होती है, हमें बच्चों की कैपेसिटी को बाहर निकालने का एक टीचर का दायित्व होता है। तीसरा है कि बच्चे रट्टे के मार सीखते हैं, ये भी गलत है। रट्टा नहीं मरवाना है बच्चों को ज्ञान प्रदान करना है और टीचर का कर्तव्य यही होता है कि वो रट्टा ना मरवाए और बच्चों के अंदर की जो क्षमता है उसको बाहर निकाले। बच्चों में क्षमता नहीं होती, ये भी गलत है। और निष्क्रिय नहीं, सक्रिय होते हैं, तो ये सब गलत है, निगेटिव में जाएंगे। पॉजिटिव में सिर्फ एक है कि बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। कितना अच्छा है कि होता है कि बच्चे क्या करते हैं, जो ज्ञान होता है उसके निर्माण में क्या करते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूरत संक्रियात्मक अवस्था चरण के समरूप है। ऑप्शन ए है जन्म से 2 साल, ऑप्शन बी है 2 से 7 साल, ऑप्शन सी है 7 से 11 साल, ऑप्शन डी है 11 साल के ऊपर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, मैंने आपको कई बार बताया है कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी थी, 4 दी थी। पहली थी संवेदीगामक अवस्था जो जन्म से 2 साल तक थी, दूसरी थी मूरत संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 साल तक थी, तीसरी थी मूरत संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 साल तक थी, और चौथी थी आमूरत संक्रियात्मक अवस्था जो 11 साल के ऊपर तक थी। तो चारों बताई थी ना, तो पूछ रहा है कि मूरत कौन सी थी। मूरत वाली तो तीसरी थी ना, तो ये कब से कब तक होगी, 7 से 11 साल तक होगी। ऐसे ही आपसे पूछे कि संवेदीगामक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, वो कब से कब तक थी, तो जन्म से 2 साल तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक थी, तो 2 से 7 साल तक। मूरत वाली 7 से 11 है और अमूरत वाली 17 साल से ऊपर है, 11 से 18 से ऊपर तक है। तो हमसे पूछा है मूरत संक्रियात्मक, सही हो जाएगा। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सीटेट के प्रैक्टिस सेट। दूसरा प्रैक्टिस सेट है सीडीपी का, जो आप प्राइमरी और जूनियर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दोनों को मैंने लेकर एक साथ चले हैं, तो दोनों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि काफी सिलेबस है आपका, तरह से आपके कई सारे प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। इसके अंदर हिंदी, ईबीएस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, ये सबके भी क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। प्राइमरी लेवल के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह 8 बजे प्रीवियस ईयर के पेपर देखा कीजिए, और जूनियर लेवल के कर रहे हैं तैयारी तो रात के 8 बजे प्रीवियस ईयर के पेपर देखा कीजिए। साथ ही सभी गवर्नमेंट एग्जाम में बेटर करने के लिए कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। स्टूडेंट्स यून अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।